नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट 2025 पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2025-2026 का बजट प्रस्तुत किया। यह बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों की आधारशिला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज देश की संसद में देश का 2025-26 का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह आम बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों की एक आधारशिला है। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान का बजट बताकर 4 अक्षरों में से परिभाषित किया है। जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति। यानी इन 4 महत्वपूर्ण आयामों को ध्यान में रख करके एक विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10.5 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ी है। इस बजट से अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान मिलेगी। राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने के लिए जो ब्याज मुक्त लोन देने का प्रावधान किया गया है, मध्यम आय वर्ग के लिए राहत देते हुए टैक्स की रिबेट में छूट देने का जो कदम उठाया गया है, ये सभी स्वागत योग्य हैं। मछुआरों के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए 5 लाख तक कर्ज, सस्ते ब्याज पर किसानों को कर्ज, कपास प्रोडक्शन मिशन, सब्जी फल की पैदावार बढ़ाने पर बल और आंगनबाड़ी 2 प्रोग्राम के ऐलान की घोषणा गरीबों को, किसानों को और महिलाओं के लिए अत्यंत। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय बजट 2025 पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट एक बहुत ही संतुलित, सर्वसमावेशी और विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है, जो विकसित भारत के संकल्प को गति देता है। आज जो बजट भारत की वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने रखा है, वह बजट बहुत ही संतुलित, ऑल इंक्लूसिव और विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है। यह बजट विकसित भारत के संकल्प को गति देने वाला बजट है। इस बजट में गरीब और किसान का कल्याण है, वंचितों का सम्मान है और नारी शक्ति और मध्यम वर्ग का उत्थान समाहित है। हमारा बजट इस प्रकार से कहा जाए तो यह आम व्यक्ति का बजट है, सिटीजन सेंट्रिक बजट है। ऐसे सर्वस्पर्शी और हर क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए समर्पित बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम को अपने पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। सशक्त नेतृत्व ही विकसित भारत को आकार दे रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश विकसित भारत की यात्रा का साक्षी बन रहा है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने अथक परिश्रम के साथ लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है। साथ ही देश के मध्यम वर्ग के परिवारों को बहुत बड़ी राहत प्रदान करते हुए टैक्स में के दायरे में छूट 12 लाख रुपए तक का बढ़ा दिया है। इस बजट में युवाओं के कौशल, कृषि में निवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के विकल्प सृजित करने पर खासा ध्यान दिया गया है। इस बजट में अध्यात्मवाद और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। रामायण सर्किट और बुद्ध सर्किट के निर्माण की घोषणा के साथ साथ राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए की शुरुआत में भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 50 प्रमुख स्थलों का राज्यों की भागीदारी से विकास किया जाएगा, जिससे न केवल सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित किया जाएगा बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। IIT की क्षमता का विस्तार तकनीकी शिक्षा और नवाचार को सशक्त बनाएगा। स्वास्थ्य कल्याण की दृष्टि से बजट में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है, जो 2014-15 के मुकाबले 191% अधिक है। कैंसर से पीड़ित मरीजों को राहत देने के लिए 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स, 36 जीवन रक्षक दवाओं को कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट दे दी गई है। अगले वर्ष तक हमारे मेडिकल कॉलेजेस में 10,000 एक्स्ट्रा सीट जोड़ी जाएंगी। इस तरह हम प्रधानमंत्री जी के 5 सालों के 75,000 मेडिकल सीट्स जोड़ने के संकल्प को पूरा करने में अग्रसर है। बिहार के किसानों के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना और देश में दालों के उत्पादन को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र में नई मजबूती मिलेगी। लघु उद्योगों को और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप लोन की सीमा को 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए तक कर दी गई है, जो नए उद्यमियों और युवाओं के लिए सुनहरे अवसर प्रदान करेगा। इस बजट में विकास भी और विरासत भी संरक्षित हुई है। बजट का फोकस आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार कर रहा है। भारत को वैश्विक आर्थिक स्थिति और आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। दिस इज द गोल्डन एरा ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑफ रिफॉर्म्स। विकास का गोल्डन एरा यानी स्वर्णिम युग है। मैं पुनः ऐसे कल्याणकारी बजट के लिए, सिटीजन सेंट्रिक बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को एवं उनकी पूरी टीम को कोटि को। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का ऐतिहासिक बजट पेश किया है। हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला यह बजट है। देश के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण बजट निर्मला जी ने आज पार्लियामेंट में पेश किया है। ये जो बजट की विशेषता ये है कि हमारी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने वाला ये बजट है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर को हर समय वित्त मंत्री प्राथमिकता देते हैं, इस समय भी हमारा बजट बढ़ा है, जिसके कारण इंफ्रा रोड सेक्टर में इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि कृषि विभाग की ओर उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया है। तिलहन हो, विशेष रूप से तेल बिया हो, इसके उत्पादन कैसे बढ़े और किसान आत्मनिर्भर कैसे बने, इसका भी विचार किया गया है। विशेष रूप से इनकम टैक्स के बारे में एक रिफॉर्म करके नया कानून लाकर इसको और सरलीकरण उसका करना, ये जनता के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। और 12 लाख रुपए के उत्पादन के लिए इनकम टैक्स में जो राहत दी गई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है।
विशेष रूप से मिडिल क्लास का विचार किया गया है और मध्यम वर्गीय, उसके साथ लोअर मिडिल क्लास और गांव गरीब मजदूर किसान, इसमें रोजगार कैसे निर्माण हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसी हो, इसका विचार करते हुए इस बजट ने पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके कारण नए रोजगार निर्माण होंगे, ग्रोथ बढ़ेगी और निश्चित रूप से देश के विकास में उसका योगदान होगा। जहां तक ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, हम 22 लाख करोड़ के फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, पर उसके साथ साथ अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल को प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए विशेष रूप से लिथियम आयन बैटरी अब सस्ती होगी। स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, अब इलेक्ट्रिक ट्रक, इनकी कीमतें कम होगी। जो $150 पर किलोवाट पर आवर थी वो $105 पर किलोवाट पर आवर आई है, वो $100 के नीचे जाएगी और इलेक्ट्रिक के वाहन और लोकप्रिय बनेंगे, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और देश में नए रोजगार निर्माण होंगे। इसके लिए भी उन्होंने विशेष रूप से जो टैक्स में रियासत दी है वो निश्चित रूप से बहुत उपयोगी है। मैं निर्मला जी का बहुत अभिनंदन करता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और विश्व की हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की प्रक्रिया में है, उसमें निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं। नमस्कार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने केंद्रीय बजट पर कहा है कि वित्त मंत्री को आभार, उन्होंने 8वीं बार बजट पेश किया। यह प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि इस बजट में नारी शक्ति पर ध्यान दिया गया है। देखिए, सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री जी को के प्रति आभार। 8वीं बार उन्होंने बजट पेश किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो संकल्प है, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का ये बजट है। और जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा से नारी शक्ति पर विशेष ध्यान देते हैं, तो इस बजट में भी महिलाओं को फोकस किया गया है। और नारी शक्ति के क्षेत्र में अगर हम देखें तो इसमें जो 5 लाख से ज्यादा महिलाओं को SC/ST महिलाएं हैं, उससे फर्स्ट जो उद्यमी है प्रथम बार की, उनको 2 करोड़ तक टर्म लोन देने की बात, ये 5 वर्ष तक उनको किया गया है। उसके साथ जो हमारा मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कुपोषण उन्मूलन की दिशा में ये बहुत ही अहम रखता है। तो इसमें भी इस क्षेत्र में भी 10 करोड़ लाभुकों को इसमें लाभ दिया जाएगा। और उसके साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी, कृषि के क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र को भी मजबूत किया जा रहा है। और उसके साथ अन्य क्षेत्र में भी हम देखें तो उद्यमियों को और महिलाओं को खास करके विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि एक बात जो मैं निश्चित रूप से उजागर करना चाहूंगी वह है लोगों की आवाज पर प्रतिक्रिया देना, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रशासन में जाने जाते हैं। यह एक बहुत ही उत्तरदायी सरकार है और इसके परिणाम स्वरूप आयकर सरलीकरण, जिसकी मैंने जुलाई में घोषणा की थी, उन्होंने कहा है कि वह पहले ही पूरा हो चुका है और हम अगले सप्ताह विधेयक लाएंगे। So this budget actually has given you several things on which you can understand how this economy is being planned to take forward a route towards Viksit Bharat. Secretaries have joined me. All of them would also come in to explain or answer and give clarity and so on. But one thing which I certainly would like to highlight is responding to the voice of the people, which is what Prime Minister Modi is known for in his administration. It's a very responsive government. And as a result, the income tax simplification, which I announced in July, is already completed in its works, and we shall bring the bill in the next week. So the income tax simplification, about which in July budget I have gone in detail to say, the work is completed within 6 months is what I said. Within 6 months we've brought the bill. It will be coming into the parliament next week. So if we are talking of reform, inclusive of taxation, the work is done. This budget also speaks about rationalization in customs. Tariffs are being brought down, tariffs are being simplified, and also the basket which consisted of so many different tariffs for so many different commodities are now reduced.
8 were taken off earlier, 8 has been taken off now. So whatever remains now, 7 I think remains, and that is all about India's tariff picture. So the usual narrative which goes on, saying is India being too heavy on tariffs? No, you find that it's drastically reduced and also simplified. So this budget has so many things for. चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा है, ऐसा दिखता है कि वोकल को राहत मिली है, लेकिन लोकल को क्या मिला, किसानों को क्या मिला। एमएसपी के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ, कर्जा माफी की बात नहीं हुई। नहीं, मैं यही कहूंगा कि ऐसा तो दिखता है कि वोकल को राहत मिला है, पर लोकल को क्या मिला। अगर आप किसानों की बात करें, क्या मिला? एमएसपी के बारे में तो कुछ जिक्र ही नहीं किया, कर्जा माफी के बारे में कुछ बात ही नहीं की वित्त मंत्री ने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो सुधार लाने थे उनकी कोई घोषणा नहीं हुई है। जो किसान संगठनों की मांग है, जो स्टैंडिंग कमेटी, एग्रीकल्चर की स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशें हैं, उसको तो बिल्कुल उसका पूरा नजरअंदाज किया गया है बजट स्पीच में। तो लोकल को क्या मिला? मनरेगा की बात कीजिए, आवंटन देखिए मनरेगा को। पिछले साल 86,000 करोड़, इस साल 86,000 करोड़। मनरेगा का आवंटन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो वो लोकल को क्या मिला? एमएसएमई की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, इंजन है एमएसएमई। ये कैसा इंजन है? जीएसटी से गिरा पड़ा हुआ है, इतना उलझा हुआ, इतना कॉम्प्लिकेटेड है जीएसटी जो है, जो एक जलील जीएसटी जिसे कहते हैं, जलील और उलझा हुआ जीएसटी, उसमें सुधार लाने की जरूरत है। जीएसटी 2.0, उसके बारे में चुप्पी उन्होंने नहीं तोड़ी है। तो अगर आप देखें, ठीक राहत तो मिला है, पर राहत से खपत पर क्या असर होगा? खपत तो अब बिल्कुल गतिहीन है ना, कंजम्पशन इंजन जो है रुका पड़ा हुआ है। तो ये राहत से उस पर कितना असर होगा वो वक्त ही बता पाएगा। निजी निवेशकों के लिए तो आपने कुछ प्रोत्साहन नहीं दिया है, कर आतंकवाद से मुक्ति नहीं दिलवाई है जो निवेशक हैं। तो मैं समझता हूं ठीक है, एक बड़ी घोषणा कर दी इन्होंने, वोकल के लिए राहत, पर जैसा कि मैंने कहा लोकल के लिए क्या, किसानों के लिए क्या। पिछले 10 साल से अगर आप देखें, मजदूरी जो मुद्रास्फीति समायोजित मजदूरी दर है, जो वेज रेट है, जो इन्फ्लेशन के बाद एडजस्ट किया जाता है, बिल्कुल गतिहीन है, एक ही स्तर पर है पिछले 10 साल से। यानी कि वेज रेट बढ़ा ही नहीं है। प्रॉफिट तो बढ़ रहे हैं कंपनियों की, पर वेज रेट तो नहीं बढ़ रहे जो रोजगार में लगे हुए हैं। तो असली आम आदमी देखिए ना, असली ग्राहकों को क्या मिला, छोटे उद्योगों को क्या मिला, किसानों को क्या मिला, खेत मजदूरों को क्या मिला। आवंटन की बात करते, पर अगर आवंटन देखें, मैंने आपको एक मिसाल दिया है, मनरेगा का आवंटन, अभी अगर आप देखें शिक्षा का आवंटन, स्वास्थ्य क्षेत्र में आवंटन देखिए, सुरक्षा को लेकर आवंटन देखिए आप। अगर आप मुद्रास्फीति समायोजित आवंटन देखें, डिफेंस में भी वही हाल है जो मनरेगा का हाल है। तो ये एक हेडलाइन है इस बजट से, और उसी हेडलाइन से सहारे ये जी रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री तो हेडलाइन जीवी प्रधानमंत्री हैं, तो एक हेडलाइन उन्होंने कर दिया है इस बजट में। पर असली बात यह है, इस बजट में मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, खेत मजदूरों के लिए, इंडस्ट्रियल लेबर के लिए, छोटे निवेशकों के लिए, लघु उद्योगों के लिए कुछ नहीं है, कोई राहत नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट 2025 पर कहा, यह बजट किसके लिए आया है? आपके बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी शहर और सड़कें ऐसी नहीं है जिनमें इतनी क्षमता हो कि वे इतने लोगों को संभाल पाए। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बात करते हुए महाकुंभ की चर्चा उन्होंने की। उन्होंने कहा कि आपकी संरचना शहरों में कैसी है? आप तो स्मार्ट इंडिया और स्मार्ट शहर बसा रहे थे, बीजेपी क्या व्यवस्था दे रही है? स्नान कर करके बिना त्रिवेणी तक जाए हुए वापस चले गए। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये बजट किसके लिए आ रहा है? आपकी सड़कें ऐसी नहीं हैं, आपके शहर ऐसे नहीं जिसकी कैपेसिटी ऐसी हो कि हम लोगों को इतना संभाल पाएंगे। आप सोचिए, क्यूटो बना रहे हैं आप वाराणसी को,
क्या आपकी कैपेसिटी है कि लाखों लोग आ जाए, क्या दर्शन कर लेंगे आप? आपने शहरों को चौक कर दिया है बिल्कुल। शहरों में क्या है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर? आप तो स्मार्ट इंडिया और स्मार्ट वो शहर बसा रहे थे आप। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है, हॉस्पिटल्स क्या है, एम्बुलेंस क्या है, तो क्या व्यवस्था दे रहे हैं आप? तो ये केंद्रीय बजट 2025 पर केंद्रीय मंत्री ऐश्वर्य वैष्णव ने कहा है कि आज का बजट मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बजट रहा। 12 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये बहुत ही बड़ी सौगात है। इससे हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के हाथ में पैसे ज्यादा बचेंगे, जिससे परिवार के लिए बेहतर सुविधाएं ले सकेंगे। मध्यम वर्गीय परिवारों में जो तमन्ना रहती है वो पूरी कर सकेंगे। आज का बजट मिडिल क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है। 12 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा माननीय वित्त मंत्री जी ने आज अनाउंस किया है। बहुत ही बड़ी सौगात है ये। इससे हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के घर के हाथ में पैसे ज्यादा बचेंगे, परिवार के लिए बेहतर सुविधाएं ले सकेंगे, घर खरीद सकेंगे। हर तरह की जो एक बहुत बड़ी तमन्ना रहती है मध्यम वर्गीय परिवारों में, वो पूरी कर सकेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे मध्यम वर्गीय परिवार में आज खुशी की लहर है। आपने एक ऐसा बजट दिया है जिसमें मध्यम वर्ग के लिए इतना बड़ा उपहार भी है, साथ ही साथ आपने जो ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट का, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का पाथ है वो भी मेंटेन रखा है। प्रोडक्टिविटी, किसानों के लिए कई प्रकार की नई योजनाएं हैं और नौजवानों के लिए कई नई अपॉर्चुनिटीज खुलने की इस बजट में है। तो एक तरीके से सर्व समावेशी सभी के लिए और विशेषकर मिडिल क्लासेस के लिए, गरीबों के लिए, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मां लक्ष्मी का उपहार आज हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों को मिला है। सर, अगर रेलवे सेक्टर की बात की, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि 2014 में जो बजट 16 लाख करोड़ का था वो आज 51 लाख करोड़ का हो गया है। बजट में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। ये समावेशी बजट है। महिला, युवा, गरीब और किसान इस बजट में समाहित हैं। ये बजट इनके विकास के लिए मेरे नजर में है कि सबसे पहले जो बजट 2014 में 16 लाख करोड़ का था, आज 51 लाख करोड़ का हो गया। 3 गुना बजट में बढ़ा। ये समावेशी बजट है। प्रधानमंत्री ने 4 वर्ग को लिया था, महिला को, गरीब को, युवा को और किसान को। ये चारों वर्ग इसमें समाहित है और ये 4 वर्गों के विकास के लिए उन्होंने किया है। मेरे डिपार्टमेंट को लेंगे, उसमें भी है। अब हम लूम मंगाते थे बाहर से, एयर जेट, ये लूम वो लूम, उसको टैक्स फ्री ड्यूटी खत्म कर दी। हमारे यहाँ चाइनीज और इधर उधर के कपड़े आते थे, निटिंग का तिरुपुर हो या सूरत हो, उस पे फ्लैट रेट कर दिया आने में। अब हमारे बजट थे मात्र 4400, वो हो गया 5400 डायरेक्ट। ऐसे तो इनडायरेक्ट में PLI ये सब चल रहे हैं। आज देश के अंदर 12 लाख की जो छूट दी है, ये मध्यम वर्गीय। आज स्टार्टअप में जो आप देखें, स्टार्टअप में कौन बच्चे हैं? 80% 90% बच्चे मध्यम वर्गीय परिवार के हैं। आज मैं पूछता हूं, आप अपने जगत में ले, मीडिया के सेक्टर में कौन लगे हुए हैं? मध्यम वर्गीय परिवार के लोग। आज पुलिस कर्मी हैं, पैरामिलिट्री में हैं, कौन है? मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। अब 12 लाख का छूट होगा तो मध्यम वर्गीय को ही तो मिला फायदा। आज किसानों की बात है। आज 3 लाख से 5 लाख मोदी जी ने KCC कर दिया। क्या होगा? उन्नत खेती करेगा, पैसे लगाएगा तो उनकी आमदनी बढ़ेगी। ये किसानों के लिए भी है। जीन बैंक की बात कहा, बीजों के लिए, किसानों के लिए है, ये मजदूरों के लिए है। मैं तो समझता हूं कि इसमें जिस एंगल से भी जहां भी देखें, ये सर्व समाज का समावेशी है। अब SC ST महिलाओं के लिए उन्होंने 2 करोड़ दिया। क्या आपको नफरत है? मैं पूछता हूं कांग्रेस के और विपक्ष के लोगों से कि आपको नफरत है SC ST की महिलाओं से?
इन सब के बीच बिहार के लिए भी कई घोषणाएं हुई है और इसको लेकर भी राजनीति शुरू हो गया है कि चूंकि वहां बिहार में विधानसभा का चुनाव है तो कई पैकेज के घोषणा हो रहे हैं। कोई पैकेज की घोषणा नहीं हुई। मैं आपसे कहता हूं कि प्रधानमंत्री का वक्तव्य आप देख लें। जब आए थे उस समय ही उन्होंने कहा था अगर विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को तो आपको पूर्वांचल का विकास जरूरी है और पूर्वांचल का गेटवे कहा था बिहार है। अच्छा, मखाना बोर्ड का हुआ तो मखाना बोर्ड कहाँ बनेगा? मखाना उत्पादन होता है बिहार में, तो क्या केरल में शशि थरूर जी के यहाँ हो जाए? प्रधानमंत्री ने अगर पूर्वांचलियों के लिए फूड प्रोसेसिंग के ट्रेनिंग की बात की है, सेंटर की बात, तो बिहार में कौन गुनाह किया? बिहारियों से नफरत है क्या? उड़ान चला, कहा था हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक। आज दरभंगा सर्किट में जो हमारे सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, क्योंकि हमारे बिहार के लोग मजदूरी करने जाते हैं, वहां से आते हैं वो हवाई जहाज से। आपको उनसे चीड़ है मजदूरों से क्या? तो उन्होंने अगर ग्रीन फील्ड बनाया बिहटा एयरपोर्ट को और पटना को, तो आपको नफरत क्यों है? अगर उन्होंने ITI को विकसित करने की बात की तो नफरत क्यों है? ये मैं समझता हूं ये मानसिकता का दोष है। प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास, ये पूर्ण मध्यम वर्गीय गरीब युवा के लिए है। स्टार्टअप, बिहार के भी स्टार्टअप हैं। अब दिल्ली मुंगेर के मध्य प्रदेश के महू में एक कार्यक्रम के दौरान महाकुंभ मेले पर दिए बयान को लेकर मुंगेर व्यवहार न्यायालय में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। यह परिवाद सदर बाजार जमालपुर निवासी मनीष कुमार ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में दाखिल किया। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 27 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश के महू में सनातन धर्म के महाकुंभ और आस्था को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने सनातन धर्म को विश्व स्तर पर बदनाम करने का प्रयास किया है। परिवादी की ओर से यह वाद दायर करवाया गया है, जिसका कंप्लेंट नंबर 90/C25 है। इस मामले में अधिवक्ता ने बताया कि उनके मुवक्किल मनीष कुमार के द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे के सनातन के खिलाफ दिए बयान से काफ़ी आहत हुए, जिसके बाद परिवाद दर्ज किया गया है। यह केस माननीय न्यायालय अनन्या के कोर्ट में चलेगा, जिसकी अगली सुनवाई 11 फरवरी को है। ये मामला है कि हमारे क्लाइंट मनीष कुमार जो जमालपुर के निवासी हैं, उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के स्टेटमेंट से मैं काफ़ी आहत हुआ हूं, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म के कुंभ जैसे पर्व पर बहुत ही गलत शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि ये हमारे धर्म पर चोट पहुंचाने जैसा कार्य है, मैं उनके ऊपर केस करूंगा। तो फिर मैंने देखा और वो अपनी सेक्शन BNS की धारा 299 के अंतर्गत यह केस किया गया है और उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी के धर्म की आस्था पर चोट नहीं पहुंचा सकते हैं और उसमें 3 वर्ष की सजा है। उसी के अंतर्गत यह केस दर्ज हुआ कल और यह श्रीमती अनन्या के कोर्ट में ट्रांसफर हुआ है CJM के द्वारा। वहां ये अगली 18 फरवरी को इस पर सुनवाई है। केस नंबर है उसका 90C/2025। अपना नाम बता। मैं निर्मल कुमार, अधिवक्ता। किस बात को लेकर के आपने FIR दर्ज किया? मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा महाकुंभ के महास्नान पर, जो कि सनातन आस्था का एक स्तंभ है, उसके बारे में अनर्गल, गैर जरूरी और द्वेषपूर्ण टिप्पणी को लेकर मैं बहुत आहत हुआ। और कोई भी आदमी जब आहत होगा तो न्यायालय की शरण में ही जाएगा। इसलिए मैंने न्यायालय से न्याय के लिए गुहार लगाई है। इसमें फैसला करे कि किस तरह से वाजिब हो सकता है। 100 करोड़ सनातनियों की आस्था का सवाल है, जिसमें 50 करोड़ सनातनी जहां स्नान करने जा रहे हैं, हर 2 में एक आदमी जहां स्नान करने जा रहा है, इसके बारे में उसे बोलने के लिए किस संविधान ने अधिकार दिया? कैसे बोल सकता है वो सनातन के बारे में, और क्यों बोलेगा? इसी बात को लेकर कहाँ पे आपने FIR किया है? मुंगेर
एससीजीएम के न्यायालय में मैंने केस दायर करवाया है। निर्मल सिंह मेरे अधिवक्ता हैं, उन्हीं के द्वारा केस परिवार पत्र मैंने दायर करवाया है। जी, आप अपना नाम बता दें और क्या है। मैं मनीष कुमार, सदर बाजार जमालपुर निवासी हूँ। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।